ऑरा और आपकी वाइब बहुत हम्बल है। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी केशव भाई के साथ थोड़ा रूड होने वाला हूँ, डायरेक्ट सवाल पूछने वाला हूँ। पहला सवाल है कि आपकी उम्र कितनी है? 27, 1997 born। ओके। दूसरा सवाल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी का रेवेन्यू कितना था? 1000 crores। और हर दिन रफली आपने मुझे एक और स्टैट के बारे में बताया, उस स्टैट को एक बार फिर से दोहराना ऑडियंस के सामने। यार मैं उस स्टैट को बोलता हूँ, हम लोग मिनिमम 1 करोड़ का गल्ला करते हैं, बिना 1 करोड़ के गल्ले के घर नहीं जाते हर दिन? हर दिन। ओके। और जर्नी की शुरुआत हुई थी 3 साल पहले? ओके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केशव भाई एक सेल्फ मेड इंडिविजुअल है। आपने पापा के पैसों को यूज़ नहीं किया यहाँ तक पहुँचने में, पर सीए के स्किल्स को यूज़ करिए और मारवाड़ी जेनेटिक्स को यूज़ किए। करेक्ट? फेयर टू से? यस। तो आज मैंने सोचा आपके साथ एक 9 पॉइंटेड बिजनेस गीता या प्रॉफिटेबिलिटी गीता को हम लिस्ट आउट करेंगे ऑडियंसेस के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंसेस बिजनेस माइंडेड है, करियर में फाड़ना चाहते हैं, करियर में ग्रो करना चाहते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि आज के सुपरस्टार्स बिजनेस के स्टार्स हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर केशव भाई। पहले ये बताइए कि आप करते क्या हो और पढ़ाई क्या करी है? यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। नसीब ने साथ दिया, बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने अपनी KPMG में 3 साल जो आर्टिकलशिप चल रही थी वो की। क्वालिफाई करने के बाद भी करीबन 6-8 महीने KPMG में था। फिर मेरे बॉस ने उस टाइम पे बोल दिया था, यार KPMG तेरे लिए नहीं है, तू अपने खुद का शुरू कर, तू ज़्यादा अच्छा करेगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ माई ओन। खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट की। बेंगलोर के स्टार्टअप्स की एक स्पेशलिटी होती है ना कि फाउंडर्स इतने बिजनेस या टेक ड्रिवन होते हैं कि वो फाइनेंस के लिए हमेशा हेल्प मांगते हैं। उनके लिए फाइनेंस उनका कभी स्ट्रॉन्ग डोमेन नहीं होता है। दिस बिकेम एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि मैं उन लोगों के बिजनेस ब्रेन्स पिक कर पाता था। एंड एवरी सिंगल टाइम जब मैं उनके साथ जाता था, जब मैं उनके साथ उनकी कंपनी के फाइनेंसेस डिस्कस करता था, मैं हमेशा अपने बिजनेस के डाउट्स भी पूछता था कि आपने ये डिसीजन ऐसे क्यों लिया, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, ये भी हो सकता था। एंड दैट एनलाइटमेंट वाज डिफरेंट। आई मीन उससे बढ़िया चीज़ कोई मैंने आज तक धंधे में नहीं सीखी। जो दूसरे लोग जो अपना धंधा बना रहे हैं उन्हें पूछ पूछ के। बैंगलोर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में अगर किसी भारतीय को पता है कि यार मुझे बिजनेस करना ही करना है, तो एटलीस्ट 1 साल बैंगलोर में बिताना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख सकते हो वहाँ के लोगों से। फेयर टू से? वेरी फेयर टू से, बिकॉज बेंगलोर के अंदर बहुत कम फाउंडर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको हेल्प नहीं करेंगे या सोचेंगे आप उनके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो। बेंगलोर के फाउंडर्स या बिजनेसेस की एक खासियत है, दे थिंक आई हैव नो कंपटीशन एंड द वर्ल्ड इज माई मार्केट। व्हेन दे सी आई हैव नो कंपटीशन, दे एक्चुअली हेल्प अदर पीपल। यार बेंगलोर की वाइब भी ऐसी है ना कि कोई फाउंडर आपको मना नहीं करेगा। अगर आप किसी फाउंडर के साथ बैठे हो और अगर आप उसे आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ, और अगर उस बंदे के पास उसका 2% भी सोल्यूशन होगा, तो वो या तो सोल्यूशन बताएगा या बोलेगा मुझे नहीं पता, इस बंदे से पूछ, मैं कनेक्ट करके दे दूंगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा बिटवीन द 3 of you कॉलिंग इंट्रोडक्शंस। तो आज भी मेरे फोन में करीबन 550 इंट्रोडक्शन के व्हाट्सएप ग्रुप से जितने लोगों से हम लोगों ने बात की है। मैंने वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट की। विद इन अ पीरियड ऑफ अ ईयर वी स्केल्ड प्रैक्टिस टू 7 डिजिट बिलेबल्स। एक CA प्रैक्टिस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सालाना की 20 लाख 25 लाख की बिलिंग करती है। मेरे बिलेबल्स 1 करोड़ के ऊपर थे। एंड दिस वाज विद अ 60% मार्जिन। मतलब फ्रेश एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 21 साल की उम्र में 60 लाख रुपए खुद के धंधे पे मैं कमा रहा था। बट सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इतने स्टार्टअप्स को देखे, इतने बिजनेसेस बिल्ड करने देखे। आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। माय डैड इज, मतलब माय ग्रैंडफादर ऑनवर्ड्स वी हैव बीन इनटू फैमिली बिजनेसेस। So while CA consulting was good, was very enlightening, very highly paying, the entrepreneur kida inside me was not satisfied because I only had a 18-member team. The idea was to help large amount of people. बहुत सारे लोगों के साथ काम करें, बड़े बिजनेस बनाएं, इंडिया में एक मार्क बनाएं। एंड आई डिडंट थिंक दैट आई वाज दैट अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट कि मैं CA के अंदर इस चीज़ को उस लेवल पे कर पाता, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स थे, प्रोसेसेस थे, बहुत सारे एंट्री बैरियर्स थे, बहुत सारे बड़े बड़े फर्म्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो तब मैंने वनानम का रूट डिसाइड किया एंड आई इनफैक्ट लेफ्ट 60 lakhs a year to build something of my own, where my family was against this कि यार मारवाड़ी परिवार था, 60 लाख रुपए बच्चा फर्स्ट ईयर में कमा रहा है, बायोडेटा निकालना है शादी के लिए और ये ऑल ऑफ सडन बोल रहे हैं नहीं अब मैं इसको बंद करने वाला हूँ, मैं अपना अलग से एक 0 से स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड बिजनेस इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बट
भगवान की कृपा, God has been kind. I think we've done good for ourselves. You've done great for yourself. Damn bro, 21 साल की उम्र में 60 लाख की कमाई, करेक्ट? Yes. 60 लाख देखकर कैसा लगता था 21 साल की उम्र में? यार वो मतलब अगर मैं बात करूँ ना तो मेरा एंटरप्रेन्योर का कीड़ा मेरे पापा के कारण था। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही लोग, पापा एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे, तो पापा और मम्मी ने बोल्ड कॉल लिया कि जो हमारा विलेज है नॉर्थ कर्नाटका में गुलेजगुड, जहाँ पे हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री है। उस टाइम पे 1998 में हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी उस टाइम पे। वो सब चीज़ छोड़ के ये लोग बेंगलोर शिफ्ट हुए ओनली फॉर एजुकेशन, बिकॉज वी आर अ जॉइंट फैमिली। ये सारे बच्चों के एजुकेशन के लिए था, तो मेरे चाचा के बच्चे हर कोई हम लोग एक साथ पढ़ते थे। जब मैं बेंगलोर आया तब बेंगलोर की हवा लगी। आई स्टडीड इन द बेस्ट स्कूल ऑफ बेंगलोर, इट वॉज बिशप कॉटन्स, जिसकी मेरे को याद है उस टाइम पे फीस साल की 1 लाख रुपए थी, विच वॉज अ बिग अमाउंट। But naturally the people who studied with me were of that alumni, were more from the richer part, and उनके पास ऐसी चीज़ें थी जो पापा मेरे को कभी लेके नहीं देते थे। पापा बोलते थे तेरे फालतू खर्चों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। जब मैंने CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम मैं देने वाला था तब एक फैड बन चुका था कि हर एक यंगस्टर के पास आईफोन था, क्योंकि मैं मारवाड़ी जैन कम्युनिटियों से था, तो मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन था। एंड मैंने भी अपने पापा के सामने बोला कि यार मुझे आईफोन चाहिए। अब मेरे को इतना भी पता था कि उनके पास पैसे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनके पास 50-60 हज़ार रुपये नहीं थे। मेरे पापा ने मना किया, तो मैंने जिद की 5 दिन 10 दिन 15 दिन। तो एक टाइम पे मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तेरी मम्मी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ है, अगर तेरे को इतना ही आईफोन चाहिए तो उसको जाके बेच दे, मैं तो नहीं दिला रहा तेरे को, तेरे फालतू के शौक मैं पूरे नहीं करूँगा। एंड दैट हर्ट मी, दैट हर्ट माई ईगो। एंड आई सेड आईफोन तो अभी आएगा, 2 महीने में आएगा, बट आप नहीं दोगे, इसके पैसे मैं कमाऊंगा। And this was from zero, no capital, no business. मैंने बोला भगवान साथ देते हैं। वो IPL का वो सीजन था जब RCB ने फाइनल खेला और फाइनल बेंगलोर में हुआ। तो लाइक एवरी अदर कॉलेज किड मैंने टिकट्स उठाए, टिकट्स को बेचे, टिकट्स उठाए, टिकट्स को बेचे, एंड आई अर्न माय फर्स्ट 3 lakhs आउट ऑफ दैट। प्रॉफिट्स, प्योर प्रॉफिट्स। और फिर मैंने उस 3 लाख से, हालांकि मैंने सेकेंड हैंड आईफोन खरीदा क्योंकि खुद के पैसे थे, अब लग रहा था 60,000 बहुत ज़्यादा एक फ़ोन को देने के लिए, लेकिन वो 2 साल मैंने आयाशी की। 2 साल घर पे हर ट्रीट, हर पार्टी मेरे साइड से होती थी। कभी डोमिनोज आ रहा है, कभी पिज़्ज़ा हट आ रहा है। अब वो एंटरप्रेन्योर का कीड़ा पापा को तो मेरे अंदर उसी टाइम दिख गया था। सो सेम थिंग व्हेन माय प्रैक्टिस स्टार्टेड, पापा ने मेरे को 10 लाख रुपए का लोन दिया, क्योंकि ऑफिस का इंटीरियर करना था, लैपटॉप्स देने थे। मैंने पापा को बोला ये लोन मैं 8 महीने में पे बैक कर दूंगा। पापा ने बोला कोई बात नहीं, अगर तूने ये लोन 1 साल के अंदर पे बैक किया तो मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा तेरे से, अगर 1 साल से ज़्यादा किया तो तेरे को ब्याज देना पड़ेगा। Lucky enough, we out of that 60 lakhs we cleared that entire loan out. और जो वो 50 लाख रुपए पड़े थे उससे मैं खुश नहीं था। फील अच्छी थी कि मैं कुछ भी कर पाता था। And then I think that's where we started this entire journey of compounding. तो मेरी कोशिश आज रहेगी इस पॉडकास्ट में कि जो बैंगलोर की बिजनेस नॉलेज है, जो मारवाड़ी जेनेटिक्स की बिजनेस नॉलेज है, जो CAs की बिजनेस नॉलेज है, वो हमारी ऑडियंस के सामने पेश हो जाए इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट गीता या द बिजनेस गीता। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बिजनेस ओरिएंटेड गाइड्स हैं यूट्यूब पर, तो आज के वीडियो में थोड़े ज्यादा हाई लेवल इनपुट्स होंगे, थोड़े ज्यादा डिटेल्ड इनपुट्स होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10 साल पहले जब मेरी यूट्यूब की शुरुआत हो रही थी, मैं एक स्टैनफोर्ड का कोर्स यूज करता था, वाई कॉम्बिनेटर का, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। हमेशा ये सोचा था कि यार इंडिया के लिए ऐसे ही कुछ करना है, आज वो होगा इंडिया के लिए। तो एक हाई लेवल पर थोड़ी बातें होंगी, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ पाए आज की कॉन्वर्सेशन, क्योंकि माई होप इज दैट मेनी एंटरप्रेन्योर्स शुड कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट है ब्रो। ओके, शुड वी स्टार्ट? यस। ओके, तो 9 पॉइंट है पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले हमने लिस्ट आउट करे। पहला पॉइंट है मारवाड़ी इथोस। हमारे देश में 3-4 ऐसे बिजनेस कम्युनिटीज है जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज। अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री एक्चुअली स्टडी करें तो एक लॉजिक रहता है कि व्हाई डिड बिजनेस फ्लरिश इन राजस्थान। पहला सवाल तो वो है कि राजस्थान की हिस्ट्री क्या है, मारवाड़ी की हिस्ट्री क्या है, और फिर मारवाड़ी इथोस के बारे में पूछना चाहूंगा कि मारवाड़ी का पर्सपेक्टिव क्या होता है बिजनेस बिल्डिंग में, क्योंकि बहुत अलग पर्सपेक्टिव होता है। मुंबई में भी मैं ये मानता हूँ कि जो टॉप ऑफ द टॉप बिजनेसमैन है मोस्टली मारवाड़ीज होते हैं। व्हाट्स गॉन करेक्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फर्स्ट? तो अगर हम राजस्थान की डेमोग्राफी देखें ना, राजस्थान इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया।
उसके पास इतनी राजस्थान में गर्मी होती थी, उनके पास गिन चुन के 3 या 4 फसल होती थी. इट वाज ऑलवेज, मतलब इवन हिस्टोरिकली दैट इज बीन अ प्लेसेस फ्रॉम वेयर इन्वेडर्स एंटर्ड इंडिया, राइट. तो डिस्ट्रक्शन हमेशा से था. तो मारवाड़ी इंसान एक चीज हमेशा करता है, कभी गिव अप नहीं करता. With every time he goes to zero, he has a way of just standing up again. And I think this came from the number of invasions that area faced, the number of droughts that area faced. जब खाने के लिए आपके पास गिन चुन के 4 ग्रेन्स हैं, आप उसमें से एवरीडे क्या डिफरेंट खा लोगे. तो मुझे लगता है जो सर्वाइविंग कैपेबिलिटी या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है टू कम आउट ऑफ बैड टाइम्स, बुरे समय के अंदर अपना मार्क बना के निकलना, वो मारवाड़ियों को हमेशा खुश रखा था. क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा सेल्फ सस्टेन्ड नहीं थे, इन्हें ट्रेड करना पड़ता था. अगर आप राजस्थान के आसपास देखोगे तो एग्रीकल्चर रिच एरियाज है, आपके पास हरियाणा है, आपके पास पंजाब है, जो सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज है, जो बहुत ही एग्रीकल्चरली रिच हुआ करते थे. हिस्टोरिकली ट्रेड एग्रीकल्चर के लिए होता था, दान का आदान प्रदान होता था. आई थिंक बिकॉज हरियाणा, पंजाब एंड द नियर बाई स्टेट्स इतने ज़्यादा इकोलॉजिकली रिच थे, रिसोर्सेज वाइज रिच थे, they never paid heed to the kind of trade that was happening, and Marwadi had to ensure he's getting maximum value for his grain because he had limited quantity. उनके पास quantity ही कम होती थी, उनके पास हर चीज़ का एक लिमिट होता था. I think that built up that spirit जो मारवाड़ियों के अंदर धीरे 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 ग्रो हुआ. मारवाड़ियों में कहावत है कि अगर मैं 10 पैसा फेंकूंगा तो 1 रुपए की आवाज़ आनी चाहिए. ये ट्रेड इस हिसाब से करते हैं कि हम लोग जो भी करें उसमें मैक्सिमम वैल्यू डिराइव करें, भले ही वो चीज़ बड़ी हो ना हो, अपने लेवल पे हम नुकसान में धंधा ना करें. कोई मारवाड़ी नुकसान में धंधा नहीं करना चाहता. ऑफ कोर्स अगर आप बड़ी कंपनी बिल्ड कर रहे हो, अगर आप एक फैक्ट्री डाल रहे हो, एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो उसे कैपिटल मानता था. बट कैपिटल के अलावा जो उसका रेगुलर ट्रेड होगा वो कभी ट्रेड नेगेटिव नहीं करेगा. मैं अगर कोई प्रोडक्ट 5 रुपए का खरीद रहा हूँ और अगर मैं मारवाड़ी हूँ, मैं 5 रुपए 50 पैसे के नीचे उस प्रोडक्ट को नहीं बेचूंगा, चाहे कोई भी सामने है. अगर बल्क में उठाओगे तो 5 रुपए 20 पैसे पे बैठूंगा. आई थिंक व्हेन लॉट्स ऑफ ट्रेड हैपेंड, मारवाड़ियों के पास कैश जनरेट होने लग गया जब वो लोग थोड़ा बहुत ये करते रहे. कमिंग डाउन स्लोली जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इन द 1960s 70s. आई थिंक मारवाड़ी लोग सेविंग्स में बहुत बिलीव करते थे क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल लैविश नहीं होती थी. वो हमेशा एक छोटे घर में रहेंगे, आप उन्हें जाके पूछो तो वो हमेशा बोलेंगे धंधा अच्छा चल रहा है. दे वुड हैव गॉट लॉट ऑफ गोल्ड, दे वुड हैव गॉट, मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट अच्छा किया होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट अच्छा किया होगा, पैसे को ब्याज पे दिया होगा. उन्हें ब्याज बहुत पसंद होता है. उन्हें लगता है कि अगर मेरे पास 2 रुपया स्पेयर है तो मैं बुरे वक्त के लिए नहीं, उसके अंदर 1 रुपया 80 पैसा ब्याज पे चढ़ा दूँ, ताकि जो मेरा 20 पैसा है वो मेरा 20 पैसा उस ब्याज से निकल जाए. एंड दे आर विलिंग टू हेल्प इन द कम्युनिटी. अगर आप कम्युनिटी के थे उस टाइम पे तो कम्युनिटी टू कम्युनिटी होती थी, इसलिए मारवाड़ियों को सेठ बोला जाता था, क्योंकि सेठ वो लोग होते थे जो अपने हाथ से पैसा निकाल के देते थे कि आप लो, आप इससे करो, मेरे को ब्याज के साथ पैसा आना चाहिए. आई थिंक दैट हैज़ बीन मारवाड़ी ethos ऑफ जस्ट डूइंग बिजनेस प्रॉफिटेबली राइट फ्रॉम स्टार्ट. उन्हें लॉस समझ में ही नहीं आते. अगर कोई बंदा लॉस कर रहा है तो बोलते इससे अच्छा धंधा ना कर, जितना पैसा है उसको तो बचाएगा. Profitability centric business mindset, correct? Yes.